शकूरा सुबह सवेरे ही बतूल को साथ लिए ताजवर के पास पहुंच गई थी। वो फजर के बाद ही हर रोज ताजवर के पास आती थी, मगर बतूल बाद में आती थी। मगर आज बतूल भी उसके साथ थी। फजर की नमाज पढ़कर ताजवर लस्सी पीती थी और शकूरा लस्सी तांबे के गिलास में डालकर बतूल के साथ उसे बरामदे में देने गई थी, जहां बैठकर वो तस्बीह करती थी। आज बतूल कैसे आ गई इतनी सुबह? ताजवर ने गिलास लेते हुए कुछ हैरानी से बतूल को देखा था। उसने उसे कुछ नर्वस अंदाज में सलाम किया था। बस चौधराइन जी, एक बुरी खबर सुन ली है तो बस सारी रात सो नहीं सकी, मैं और मेरी बेटी। शकूरा ने बात का आगाज किया था। उसे खदशा था वो खामोश रही तो बतूल खुद बात शुरू न कर ले। ताजवर ने मुंह से गिलास लगाते लगाते गिलास हटा लिया। खैर तो है, कैसी बुरी खबर? ताजवर को भी जो अंदेशा लाहक हुआ था वो मोतिया के हवाले से हुआ था। परवेज को चौधरी साहब ने सईद के लिए मोतिया का रिश्ता मांगने के लिए कहा है। ताजवर ने शकूरा का जुमला सुना, बतूल और शकूरा के चेहरे देखे और फिर दोबारा लस्सी का गिलास मुंह से लगा लिया। शकूरा और बतूल ने बेकरारी से एक दूसरे को देखा। हाँ, लस्सी का गिलास खत्म करके रखने के बाद ताजवर ने बेहद मुख्तसर जवाब दिया और उन दोनों के पैरों के नीचे जो बाकी मांदा जमीन थी वो भी निकल गई थी। चौधराइन जी, आपको तो बताया था मैंने, सईद और बतूल के रिश्ते की बात तो कब से चल रही है। अब तो रिश्ता तकरीबन तय होने वाला था और सईद तो बतूल को बड़ा पसंद करता है। मेरी बतूल की भी वही मर्जी है। शकूरा ने अटक अटक कर अपना केस पेश किया था और ताजवर ने 2 जुमलों में निपटा दिया था। बतूल का रिश्ता मैं किसी बड़ी अच्छी जगह करवाऊंगी, अभी तो हवेली का मसला पड़ा है, वो हल होने दो। परवेज की मर्जी ना होती तो वो कह देता कि उसने बतूल के साथ ब्याना है अपना बेटा, पर उसने तो कुछ कहा ही नहीं। बस आज इंशाल्लाह जाएगा गामू के घर और बात तय हो जाएगी। ये अंदर रख के आओ गिलास। ताजवर ने आखिरी जुमला अजीब अंदाज में कहा। उसने हवेली के दरवाजे से मोतिया को मश्क के साथ आते देखा था और उसे बतूल और शकूरा भूल गई थी। उठकर सहन में चली गई थी और बतूल ने बेहद खफगी से दबी आवाज में मां से एहतजाज किया था। अम्मा, तूने मेरे लिए बस इतना ही कहना था। शकूरा ने होंठों पर उंगली रखकर जैसे उसे चुप रहने का इशारा किया था। उन दोनों ने मोतिया को नहीं देखा था। बतूल पांव पटकते हुए बड़ी नाराजगी से अंदर चली गई थी और शकूरा वहीं खड़ी रही थी। उसका ख्याल था कि वो चौधराइन से अकेले में एक बार फिर बात करेगी और तभी उसने भी मोतिया को हवेली के सहन में दाखिल होते देख लिया था। ताजवर तब तक मोतिया के करीब पहुंच चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम चौधराइन जी, उसने ताजवर को देखते ही कहा था। तू यहां क्या लेने आई है? ताजवर ने किसी चोट खाए सांप की तरह फुंकारते हुए उससे कहा था। अब्बा को बुखार है, वो आज पानी देने नहीं आ सकते थे, इसलिए मैं आई हूं पानी डालने। मोतिया ने ताजवर से नजर नहीं मिलाई थी। उसको अब एहसास था कि वो अगर उससे नाराज थी तो किस वजह से नाराज थी। गामू से कहना चौधराइन ने उसकी मश्क का पानी छोड़ दिया। अब ना वो यहां कभी पानी लेकर आए, ना तेरी मां यहां से दाने लेने आए। मोतिया हिल नहीं सकी। हतक का अजीब सा एहसास था जो चौधराइन के लफ्जों ने उसे दिया था। तूने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूं? ताजवर उसके साकित होने पर धाड़ी थी। जा यहां से और अब दोबारा कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। ताजवर की आवाज इतनी बुलंद थी कि हवेली में काम करते कई मुलाजिम मुतवज्जा हुए थे। मोतिया के हाथ और पांव कपकपाने लगे थे। इससे पहले उसने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं देखी थी। उसने मोहब्बत, चाहत, कदर और इज्जत के अलावा बचपन से आज तक कभी कुछ देखा ही नहीं था। नफरत का चेहरा उसने आज देखा था और उसकी हैबत से वो वहशत ज़दा हो गई थी। उसने बमुश्किल सांस लिया और पलट कर जाने लगी जब ताजवर ने कहा, बाप माश की, दादा माश की, 7 नस्लें माश की, पानी भरने वाले और ख्वाब देख रहे हैं जमीनों के मालिक बनने के, अनाज उगाने के, हवेली वाले कहलाने के। मोतिया के कदमों को जैसे उसके जुमलों ने जंजीर डालती थी। उसने पलटकर ताजवर को देखा था। वो हवेली के सहन के बीचों बीच किसी सल्तनत की बेरहम मलिका की तरह खड़ी थी, पूरे क्रूफर और चाहो जलाल के साथ। पानी भी उसका, दाना भी उसका। वो चाहे तो पानी वालों को दाने वाला कर दे और चाहे तो दाने वालों को पानी के लिए तरसा दे। मोतिया की आवाज ऊंची थी, ना लहजा सख्त, पर इन जुमलों ने ताजवर को हौलाया था और फिर गजबनाक किया था। वो आगे बढ़ी और उसने खींचकर मोतिया के गाल पर चांटा मारा। यह है तेरी इस बात का जवाब, पीरा देती। आज जाकर मां बाप से पूछना किसकी दुआओं के तौफैल आई है तो इस दुनिया में।
और किसके एहसानों पर पली है तू? मोतिया के गाल पर ताजवर की 5 उंगलियों के निशान थे, पर उसने गाल पर हाथ नहीं रखा था, न उस चांटे के दर्द से आंखों में आ जाने वाले आंसुओं को पिया था। वो बस ताजवर को देखती रही, पलटी और फिर तकरीबन भागते हुए हवेली से निकल गई थी। उस हवेली से निकलते हुए मोतिया ने एक बार फिर सूरज को गुरूब होते हुए देखा था। वो सब जैसे जवाल के वक्त हुआ था, और पता नहीं वो किसका जवाल था। तेरी अकल भी कई दफा घास ही चरने चली जाती है अल्लाह वसाई। मोतिया को क्यों भेजा है तूने हवेली में पानी देने? इतना वजन उठा के कैसे इतना चलेगी मेरी धी? और फिर हवेली वाले क्या सोचेंगे कि डॉक्टर बेटी को किन कामों में लगाया हुआ है गामू और अल्लाह वसाई ने। गामू ने बहुत नाराजगी से अल्लाह वसाई को कहना शुरू किया था, जो उसके लिए दलिया बनाकर लाई थी, और नाश्ता करने के लिए उसने उसे नींद से जगाया था। और गामू ने उठते ही सबसे पहले मोतिया का पूछा था, और अब वो नाश्ता भूल भाल के परेशान हो रहा था। मैंने तो रोका था गामू, पर तुझे मोतिया का पता तो है। जिद करने लगी कि बस मैं ही दे के आऊंगी और अब्बा के जागने तक आ जाऊंगी, फिर अब्बा को दवाई दूंगी। तू यखनी बना अब्बा के लिए, वो बुखार में हमेशा यखनी पीता है, अल्लाह वसाई ने गामू से कहा था। इससे पहले कि गामू कुछ कहता, बाहर का दरवाजा किसी ने जोर से बजाया था। देखो कितनी लंबी उम्र है, अभी नाम लिया अभी आ भी गई, अल्लाह वसाई ने मुतमईन से अंदाज में कहा, और बाहर जाने लगी तो गामू ने उसे रोक दिया। मैं देखता हूं उसे जाकर, तबीयत ठीक है अब मेरी। वो कहते हुए उठकर बाहर निकला। उसने दरवाजा खोला। मोतिया की बजाय दरवाजे पर परवेज को खड़ा देखकर वो हैरान रह गया था। सलाम गामू। परवेज बड़ी गर्मजोशी से उससे मिला था, और गामू बड़ी हैरानी से। तुझसे कुछ बात करनी है, अंदर चल के बैठते हैं। परवेज की अगली बात पर वो जैसे और हैरान था। हाँ 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 परवेज भाई, आ जाए अंदर आ जाए, वो कहते हुए उसे लेकर अंदर आ गया था। सहन में पड़ी चारपाई को सीधा करके वहीं डालते हुए गामू ने अल्लाह वसाई को आवाज दी और लस्सी लाने के लिए कहा। ना 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 गामू, मैं नाश्ता करके आया हूं और लस्सी भी पी कर आया हूं, बस तू बैठ कर बात सुन ले मेरी। परवेज ने फौरन से बेशतर उसे मना करते हुए कहा था। हाँ हाँ परवेज भाई तू कर बात, गामू ने चारपाई पर उसके पास बैठते हुए कहा। चौधरी शुजान ने मुझे भेजा तुम्हारे घर सईद और मोतिया के रिश्ते के लिए। मैं तो जी जान से राजी हूं, तू बता तेरी क्या मर्जी है। बेटा मेरा गबरू जवान है, पढ़ा लिखा भी है थोड़ा बहुत, और इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है कुवैत में, तेरी धी को बड़ा खुश रखेगा। परवेज बोलता ही चला गया। उसने गामू के चेहरे के तासुरात देखने की कोशिश भी नहीं की थी, यूं जैसे उसे यकीन था कि गामू खुशी खुशी फौरन से पहले उसकी बात पर हां कर देगा। पर गामू गुमसुम उसे नहीं, दरवाजे की दहलीज पर खड़ी मोतिया को देख रहा था, जो बिल्कुल उसी ही वक्त घर में दाखिल हुई थी, और उसने दहलीज पर खड़े खड़े परवेज की सारी बातें सुनी थी, और वो जैसे हिल ही नहीं पा रही थी। और कुछ यही हाल अल्लाह वसाई का भी था, जो बरामदे में खड़ी थी। परवेज ने भी बिल्कुल उसी वक्त मोतिया को देख लिया था, और उसने बड़ी खुश दिली से हंसते हुए कहा था। लो मोतिया भी आ गई, माशाल्लाह, मैंने तो आज बड़े सालों बाद देखा है। ठीक कह रही थी तेरी परजाई कि माशाल्लाह बड़े रंग रूप वाली है, मेरे सईद के साथ इसकी जोड़ी बड़ी सजेगी। परवेज हंसा था। मोतिया दहलीज से अंदर आ गई, और गामू के कुछ कहने से पहले उसने परवेज से कहा था, चाचा मैंने सईद से शादी नहीं करनी। परवेज उसके जुमले पर जैसे हैरान हुआ था। उसने गामू का मुंह देखते हुए कहा था, रिश्तों की बातों में तियां नहीं बोलती मोतिया, मेरा तो सईद भी चुप बैठा रहा है मेरी बात सुनकर। परवेज ने जैसे गामू को कुछ कहने के लिए उकसाने की कोशिश की थी। सईद का रिश्ता बतूल से कर दें आप, क्योंकि वो बतूल को पसंद करता है। मोतिया ने एक बार फिर गामू के कुछ कहने से पहले परवेज से कहा था, और परवेज को जैसे मिर्चें लग गई थी। तेरे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे, मेरा बेटा है, फर्मा बरदार बेटा, जहां दिल करेगा उसकी शादी करूंगा मैं। और गामू तुम मुंह से कुछ फूट, या सारी बातें तेरी बेटी करेगी मुझसे। परवेज अब तपा हुआ था। मेरा भी वही जवाब है जो मोतिया का है परवेज। परवेज को कम से कम गामू से जुमला सुनने की तवक्को नहीं थी जो उसने सुना था। उसका ख्याल था बेटी कुछ भी कह रही हो, कम से कम गामू सोचने के लिए वक्त मांगेगा। और चौधरी साहब को क्या कहूं जाके? परवेज भी एकदम हत्थे से उखड़ा था। उनको भी जाके मेरा इनकार पहुंचा दे। और तू क्यों जाएगा, मैं खुद जाकर बात कर लूंगा उनसे, गामू ने कहा था। और परवेज
एक झटके से उठकर बैठ गया था। मुझे भी कोई शौक नहीं तेरी इतनी ऐबों वाली बेटी को ढकने का, जिस पर पूरा गांव थू थू कर रहा है। ये तो मैं चौधरी साहब के कहने पर लिहाज में आ गया था। हालांकि तेरी बेटी और चौधरी मुराद का नाम तो गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। परवेज ने बेहद हकारत से अगले जुमले बोले थे और उससे पहले कि गामू या अल्लाह वसाई कुछ कहते, वो उनके घर से निकल गया था। मगर उसके अल्फाज किसी शीशे की तरह मोतिया के कानों में उतरे थे और उसके माँ बाप की समातों में भी। उसने सारी उम्र माँ बाप को हर एक के सामने अपनी वजह से सर उठाते ही देखा था, और आज पहली बार कोई उसके किरदार पर उंगली उठाकर गया था। मोतिया का दिल पहली बार डूब के मर जाने को चाहा था। वो अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला पा रही थी, जो उसी की तरह गुमसुम खड़े थे। वो जुमले उन पर भी कयामत की तरह भारी थे, पर इससे बड़ा गम उन्हें यह था कि वो सब मोतिया ने भी सुन लिया था। मोतिया सर झुकाए अगले कई लम्हे इसी तरह खड़ी रही, और फिर उसी तरह सर झुकाए वो अंदर कमरे में चली गई थी। उसने मश्क अपनी पुश्त से उतार कर वहीं रखती थी जहां वो खड़ी थी। यकदम ही वो मश्क उसे मनोभारी लगने लगी थी। गामू और अल्लाह वसाई उसे अंदर जाने से रोक नहीं सके थे। जब वो अंदर चली गई तो गामू ने बीवी से कहा, तुझे कहा था ना मैंने कि चौधराइन नहीं लाएगी रिश्ता, पर मोतिया को जाकर कह दे कि रोए ना, गम ना करे। उसको कहना कि उसका बाप ला कर देगा उसे वो चीज जिससे वो प्यार कर बैठी, चाहे वो चौधरी मुराद ही क्यों ना हो, बस वो रोए ना। चौधरी शुजा ने कहा था मुझे, तेरा एक एहसान है मुझ पर गामू, तूने चौधरी मुराद की जान बचाई है। जब भी इस एहसान की कीमत लेनी हो तो आ जाना, तू जो मांगेगा मैं दूंगा। आज जाऊंगा चौधरी शुजा के सामने अपनी झोली फैला के मांगूंगा उससे उसी एहसान की कीमत। गामू ने अल्लाह वसाई से कहा था और फिर वहां रुके बगैर बाहर निकल गया था। अल्लाह वसाई ने एक नजर बाहर जाते हुए गामू को देखा था, एक नजर अंदर उस कमरे के दरवाजे को जहां से मोतिया गई थी, और उसे समझ नहीं आया था कि वो क्या करे। गामू का इंतजार करे या मोतिया को जाकर रोता हुआ देखे। दोनों ही काम मुश्किल थे, दोनों ही काम जान जोखों वाले थे।